हाँ जी, जो माइलोब्लास्ट है, कैंसरस माइलोब्लास्ट, दे कैन इम्पेयर द फंक्शन ऑफ 15 क्रोमोसोम, और इससे कुछ जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन जो है ना वो लेकर किसको देते हैं, 17। और जब 17 की डीएनए में हम 15 की इंफॉर्मेशन डालें, 17 खराब हो जाएगा, और 17 का नॉर्मल काम विटामिन ए की बनाना है, रिसेप्टर है। तो विटामिन ए डिफिशिएंसी कैन कॉज ब्लरी विजन। So Hamza was on the right track. That is AML. It's very good. But in AML, it is a stage of 3. That is APL, acute promyelocytic leukemia. So MCQs. In which stage of AML R-rod formation is seen? M3, APL. In which stage the patient has 15-17 translocation? Third stage. And in which stage there is a high risk of DIC? That is M3. Clear है? अब next question. हम फिर क्या देते हैं, लेके ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर M3। इस M3 स्टेज में अगर पेशेंट है, हम बाहर से ड्रग ऑफ द चॉइस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रा इंजेक्शन। कहते हैं एट्रा, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ताकि हम विटामिन ए को बढ़ाए, ब्लरी विजन खत्म हो जाए। यहाँ पे लेके ऑल ट्रांस। तो विच स्टेज ऑफ AML कैन बी ट्रीटेड ऑन एट्रा? M3, ठीक है ना, APL, दैट्स इट, ठीक है जी। ओके, इसके साथ आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो जब पेपर में आर रॉड्स आ जाए, आर रॉड्स, और पर आर रॉड्स किस किस चीज की एग्रीगेट है? एमपीओ। तो एमपीओ लिम्फोब्लास्ट में होता है कि माइलोब्लास्ट? इट विल बी नेवर एवर एलएल, इट विल बी ऑलवेज एमएल। लेकिन एमएल के अंदर एपीएल, दैट इज अ स्टेज ऑफ 3। क्लियर है कि नहीं? तो आर रॉड इज अ हॉल मार्क ऑफ एएमएल। ये किसके अंदर होता है? एएमएल के अंदर होता है। नेक्स्ट इधर एक छोटा सा केस और मजीद आता है, सेम देखे। A 35-year-old male presented with fatigue, dizziness, ये बेसिक में नहीं याद, ये क्लिनिकल चीजें है सारे, ठीक है ना। बेसिक में हम लोगों को एमएल का पता है, लेकिन दैट इज क्लिनिकल थिंग्स, यू पीपल शुड नो समथिंग मोर, ठीक है। फटीग, डेजीनेस, स्पॉन्टेनियस गम ब्लीडिंग। आफ्टर ब्रशिंग टेक मोर देन 10 मिनट्स टू स्टॉप। देख, ये हिस्ट्री है। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं जब वो टूथ ब्रश करते हैं उसके बाद तो वैसे ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत, लेकिन दैट शुड बी स्टॉप विद इन सेकंड्स। हम 2-3 गरारे करके वो ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन दीज पीपल्स है व्हेन दे ब्रश, आफ्टर दैट गम ब्लीडिंग स्टार्ट एंड इट टेक मोर देन 10 मिनट्स टू स्टॉप। सो इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? एबनॉर्मल है, डेंजरस चीज है, ठीक है। 10 मिनट्स टू स्टॉप। अब देखें, ऑन एग्जामिनेशन the gums is almost covering the teeth. What is this? कि जो gums है वो ऑलरेडी टीथ के ऊपर आई है, इसको कहते हैं जिंजाइवल हाइपरट्रोफी। इसको हम जिंजीवल हाइपरट्रोफी भी कहते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ गम्स इज कॉल्ड जिंजीवल हाइपरट्रोफी, ठीक है जी। The patient not responding to vitamin C and normal treatment. विटामिन सी गम ब्लीडिंग की वजह नहीं थी, ये बताएगा वो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूं। बोन मैरो बायोप्सी shows more than 20% what? ब्लास्ट सेल। फिर वजह ब्लास्ट है, एक्यूट होगा कि क्रोनिक है? ब्लास्ट मीन एक्यूट है, ठीक है। ब्लास्ट सेल एंड गम्स, सैंपल फ्रॉम द गम्स वाज टेकन। मसूड़ों से हमने सैंपल ले लिया। सैंपल फ्रॉम द गम्स शोज ल्यूकीमेटस सेल which was MPO पॉजिटिव। MPO पॉजिटिव। अब डायग्नोज बनानी है। क्या बात?
अगेन इट्स नॉट आंसर इज AML, ये भी AML नहीं है, इट इज AML बट इट इज अ टाइप ऑफ AML। देखिए यही चीज ट्रिक है, ये AML जरूर है और पता में AML पेपर में भी होता है ऑप्शन में, लोग AML को देखकर नीचे पढ़ते नहीं है। देखिए रीडिंग द क्वेश्चन एंड आंसरिंग इज वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द एग्जाम। तो सिर्फ AML, और उन लोगों ने पता है AML ए ऑप्शन में दिया होता है कि बस वो बंदा रीड करके ऊपर लेके नीचे ना जाए, और नीचे तो काम कुछ और होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉपर रीड करे और प्रॉपर आंसर करे। अब देखिए इसका आप लोग को इस तरह देंगे, यही चीजें हैं इसका जनाब डी आंसर होता है एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। क्या दिया होता है? एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब इधर देखिए, दैट इज ALL और AML, पेशेंट इज इन AML। AML के अंदर अगर वो स्पेसिफिक बताए कि पेशेंट को गम ब्लीडिंग का मसला है, और जब हमने गम से सेल ले लिए, इसमें ल्यूकीमेटस सेल थे, कैंसरस सेल थे, ल्यूकीमेटस मीन कैंसरस सेल थे, और इस कैंसरस सेल के अंदर जब हमने देखा तो MPO क्या है? पॉजिटिव। तो माइलोब्लास्ट है ऐसा AML जिसमें कैंसरस सेल बोन मेरो से निकल कर किधर आ जाए? गम्स में। दिस पर्सन इज इन द स्टेज ऑफ M5। ये किस स्टेज में है? M5 है। AML के 7 स्टेजेस है, दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक M3 और एक M5। M3 में R रॉड्स बनेंगे, M3 में विटामिन A डेफिशिएंसी होती है, और M5 के अंदर ल्यूकीमिक सेल, कैंसरस सेल इन्फिल्ट्रेट इनटू द गम्स, कैन कॉज गम ब्लीडिंग। और ये गम्स को जब सेल ज्यादा आएंगे तो गम का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिंजाइवल हाइपरट्रोफी। तो जिंजिवल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ल्यूकीमिक सेल, और उस सेल का ये खासियत है कि MPO क्या थे? पॉजिटिव। AML है, लेकिन AML का कौन सा स्टेज? 5, और इसको एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ AML विच इज द स्टेट ऑफ M5। ये M5 के अंदर आता है, ठीक है जी। तो ये जनाब पॉइंट्स हैं, इसलिए कहते हैं कि सम टाइम नेवर इग्नोर अ सिंपल गम ब्लीड, इट मे बी अ कैंसर, टेक अ डिटेल हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। कभी कभार आप गम्स को देखते हैं, ये गम्स हाइपरट्रोफी जेनेटिक भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सारे बहन भाई उनकी गम्स क्या होती है? हाइपरट्रोफी, दैट इज ओके। लेकिन जब उस पर हम ब्रश करते हैं तो गम्स को हम फ्रैक्शन देते हैं, उससे ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। गम्स हाइपरट्रोफी में भी genetics, it may be hereditary by birth. Gums hypertrophy may be a cancer as well, like M5 stage of which cancer? AML, acute myeloblastic leukemia. Last but not the least, gum hypertrophy may be a side effect of a drug. एक ड्रग है, उसको अगर 1 साल से ज्यादा बंदा यूज करे तो उसकी गम्स इतनी बढ़ जाती है कि वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टीथ को क्या करती है? कवर। दैट इज फेनिटोइन। कौन सा ड्रग होता है? फेनिटोइन, विच इज यूज फॉर एपिलेप्सी। हम किस में यूज करते हैं? एपिलेप्सी। तो ये लिखे नीचे, अ ड्रग काजिंग गम हाइपरट्रोफी इज फेनिटोइन। तो बाज़ औक़ात लोग आते उसको झटके पड़ते, दौरे पड़ते, वो पेशेंट्स होते, उसको हम कहते हैं गम रिसेंटली कोई ड्रग ले रहे कि नहीं, उसको नहीं पता कि मैं फेनिटोइन खा रहा हूँ, कार्बामazepine खा रहा हूँ। हम कहते हैं कि आप कोई ड्रग यूज करें, कल अपने साथ लेके आए। कभी कभार सिंपल फेनिटोइन यूज कैन कॉज गम हाइपरट्रोफी। क्लियर है? तो गम hypertrophy may be hereditary in the family, it may be a cancer, or it may be what? Answer is phenytoin overdose, and it may be local infection, that is called infectious gingivitis. Infectious gingivitis में भी स्वेलिंग होगी क्या? नहीं, लेकिन उसमें स्वेलिंग होती है, हाइपरट्रोफी नहीं होती। हाइपरट्रोफी का अंदाजा हम ये करते हैं कि गम्स ऑलमोस्ट टीथ के ऊपर चली जाए, ठीक है, और इसमें फिर फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, वो तो पता चल जाता है, लेकिन दीज आर द DDs। क्लियर है? हाँ जी। फेनिटोइन, PHENYTOIN, फेनिटोइन। So this is what you people should approach for the cancer. कैंसर में यही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लेके बहुत इंपॉर्टेंट वन, पाकिस्तानी प्रोफेसर लव दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरह PMDC पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते थे। A 68-year-old male presented to the clinic with
सिग्निफिकेंट वेट लॉस, इसको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी कहते हैं। बहुत कम टाइम में ज्यादा वेट का लूज होना, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट वेट लॉस। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? स्लोली वेट लॉस। एंड इफ विद इन लेस टाइम मोर वेट इज लॉस, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट वेट लॉस। एक महीने में 20 kg का लॉस होना, 10 दिन में 15 kg का लॉस होना, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट वेट लॉस। मलेज, द पेशेंट फीलिंग नॉट वेल मीन फटीगेबिलिटी, फटीग and the word is remember generalized lymphadenopathy। हमने जब उसकी लिम्फ नोड पाल्पेट की गिल्टिया, उसकी हर जगह पे पाल्पेबल लिम्फ नोड थे, ठीक है। जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड के नाम कौन बता सकता है? कुछ ग्रुप्स बताए। हाँ जी, सीलियाक लिम्फ नोड्स और पैरा आयोटिक लिम्फ नोड और हाँ, तो फिर वो तो खैर इंटरनल है, बाहर जो हम पल्पेट करते हैं। सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, इनगुइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, प्री ऑरिकुलर पोस्ट ऑरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ये सारे लिम्फ नोड हम पल्पेट करते हैं। सब मैंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है ना। क्वेश्चन का मतलब ये है, द लिम्फ नोड ये तब हम पल्पेट करते हैं जब उसमें इंफेक्शन हो और वो साइज में क्या हो जाए? बढ़ जाए। गिल्टी इसको लोग कहते हैं। अगर पल्पेबल लिम्फ नोड है बट टेंडर है, उसमें पेन है, इट मे शो सम रीसेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन द लिम्फ नोड itself कैन कॉज पेनफुल lymphadenopathy। अगर लिम्फ नोड आप पल्पेट करते हैं और उसमें पेन नहीं है, इट मीन कि ये जनाब कोई क्रोनिक कंडीशन है या कैंसर है। लिम्फ नोड से अगर खुद अपना कैंसर निकले उसको लिम्फोमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिम्फोमा। हजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हजकिन लिम्फोमा। तो देखें, पल्पेबल नॉन टेंडर जिसमें पेन ना हो, या तो लिम्फ नोड का अपना कैंसर है या कहीं से उसको कैंसर सेल आए हैं। बात समझ गए कि नहीं? सेकेंडरी मेटास्टेसिस, या कहीं से कैंसर हुआ था बॉडी में और अब वो कैंसर सेल किधर आए हैं? लिम्फ नोड में। या लिम्फ नोड के अपना कैंसर है या कोई क्रोनिक डिजीज है। मोस्ट कॉमन lymphadenopathy इन पाकिस्तान विच इज palpable बट नॉट टेंडर, आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। टीबी पेशेंट के अंदर लिम्फ नोड पाल्पेबल होते हैं लेकिन वो पेन नहीं कराते। लेकिन अगर टीबी की हिस्ट्री नहीं है, फिर या तो लिम्फोमा है या सेकेंडरी मेटास्टेसिस है। अब इधर आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है जनरलाइज का मतलब, अगर सारे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड क्या है? पाल्पेबल हो, इसको जनरलाइज कहते हैं। कुछ लोगों में सर्वाइकल लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, एक्सिलरी इनगुइनल ठीक होते हैं, दे आर कॉल्ड लोकलाइज्ड lymphadenopathy। अगर लिम्फ नोड पाल्पेबल है लेकिन एक ग्रुप तक लिमिटेड है, वो कौन से है? लोकलाइज्ड है। पूरी बॉडी के अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो उसको क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड lymphadenopathy कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद देखें बट नॉन टेंडर। अब देखें, इन्वेस्टिगेशन shows smudge cell. The word is smudge cell, very very important. This should be there in the exam to diagnose the case. इसके बगैर वो diagnosis नहीं पूछते। Anyone in the class can tell me what is smudge cell? Smudge cell है क्या चीज? What is this? Smudge cell is nothing. Smudge cell is nothing, but it is a small lymphocyte in the serum. लिम्फोसाइट की अगर साइज क्या हो चुकी है? मेच्योर लिम्फोसाइट की साइज कम हो चुकी है। इधर देखे, स्मॉल क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट, या स्मॉल चौड़े, इसको लेके क्रश लिटिल, लिटिल मीन स्मॉल, ठीक है। क्रश लिटिल लिम्फोसाइट, इसका मतलब ये है इफ दिस इज अ लिम्फोसाइट इन द साइज, इधर देखिए, अगर इसमें कैंसर हो जाए तो ये अपनी शेप को खो देती है, शेप को खो देती है, तो इससे थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाता है? रिमूव। और हमें ऐसा दिखता है सीरम में कि किसी एरोप्लेन ने इससे सर क्या है? क्रश किया है। तो लिम्फोसाइट साइज में छोटा रह जाएगा कि बड़ा? लिटिल लिम्फोसाइट विच इज क्रश फ्रॉम द आउटर एंड, दैट इज कॉल्ड स्मज सेल। इसको क्या कहते हैं? तो स्मज सेल इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? लिम्फोसाइट। और इसमें लिम्फोसाइट क्या मिलेंगे? स्मॉल। जब ये आ जाए और डायग्नोसिस पूछे, अब देखे तीन चीजें, ट्राइएड सुन ले,
एज इज मोर देन 60, एजेड बंदा है ना, फिर इसके साथ जनरलाइज क्या है, लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनो ये फटीग डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम है कि नॉन स्पेसिफिक, वो तो नॉन स्पेसिफिक है। ऐसा बंदा जिसकी एज 60 प्लस है उसमें क्या है, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, बट अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट टू दिस पर्सन इज व्हाट, स्मट सेल, स्मॉल लिटिल क्रश लिम्फोसाइट है। वो कौन सा कैंसर था जो एजेड पर्सन में होता है, दैट इज CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया अगर एग्जाम में आ जाए, इसकी हॉलमार्क बताए, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की हॉलमार्क है स्मट सेल इन द सीरम। क्या है, स्मट सेल। एंड व्हाट इज स्मट सेल इन द वाइवा, इफ समवन आस्क यू, दीज आर क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट। देखिए बहुत आसान है, ये क्रश लिटिल लिम्फोसाइट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसके बगैर डायग्नोसिस तो नहीं होती। तो देखिए बहुत आसान, हाँ जी, क्रश के अंदर पहला वर्ड सी, इससे सी ले आए, लिटिल से एल, और ये एल करे तो इससे अपना कैंसर CLL बन जाता है। क्लियर है। सो क्रश लिटिल लिम्फोसाइट का पहला वर्ड देके दैट इज CLL कैंसर, ठीक है ना। तो जब भी क्रश लिटिल लिम्फोसाइट आ जाए स्मट सेल, तो फिर ये CLL कैंसर है। आसान है, मेडिसिन कितना आसान है यार, ठीक है ना। तो बस थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत है कि ट्रिक आप लोगों को पता हो, दैट इज सुपर इजी, लेकिन इट इज ट्रीटेड बाय कीमोथेरापी। हम एंटी कैंसर ड्रग देते, एंड एंटी कैंसर ड्रग आई विल टीच इन द क्लास, ठीक है ना। कीमोथेरापी ड्रग्स कौन कौन से हैं, लेकिन इट विल बी ट्रीटेड बाय कीमोथेरापी। हम कीमोथेरापी से इन लोगों को ट्रीट करते हैं। इसमें प्रोग्नोसिस अच्छी होती है क्योंकि इस कैंसर की मेटास्टेटिक कैपेबिलिटी स्लो है, ये इतना ज्यादा मेटास्टेसिस नहीं कर सकती, तो इट कैन बी ट्रीटेड बाय कीमोथेरापी। लेकिन एजेड बंदा हो, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी हो, और उसमें स्मट सेल की जिक्र हो, तो दैट विल बी CLL। अब जो CLL है ये लिम्फोसाइट का मसला है। लिम्फ नोड के अंदर क्या स्टोर होती है, लिम्फोसाइट। CLL अगर हम ठीक ना करें टाइम पे, तो ये लिम्फ नोड का कैंसर बन सकता है। तो नीचे लेके CLL कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लिम्फोमा, ये किस में जा सकता है, लिम्फोमा में जा सकता है। ये खुद बोन मेरो का कैंसर है, लेकिन लिम्फोसाइट अगर लिम्फ नोड में जाए, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी कराए, इट मे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लिम्फोमा, एंड दैट शुड बी नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा। और नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा कैन metastasize into vital organs of the body, it has a very poor prognosis। clear है। next देखें, a 42-year-old presented to the clinic with complaint of dizziness, फटीगेबिलिटी। अब देखिए डिजीनेस फटीगेबिलिटी बहुत चीजों में आ रही है। मैंने पहला सेंटेंस क्या बताया था, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर प्रेजेंटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। ये सारे क्या है, नॉन स्पेसिफिक। अब ये डॉक्टर ना बने, कोई बंदा कहे डॉक्टर साहब मुझे थकावट, तो बस मैं समझ गया, उसको टैबलेट सबर, वो क्या कह रहे आगे सुन ले। बहुत से लोग कहते ना, वो कहते डॉक्टर साहब सर पे कहते बस ठीक है, वो पेनाडाल लिख ले, उसको ये नहीं पता सर दर्द के साथ और क्या चीजें हैं, उसको ब्लॉक कर दे, कहते बस मैं समझ गया अब सब। वो कुछ बेचारा बोलते, हम कहते आप डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। उसको सोच सुन ले, पता है टेकिंग अ प्रॉपर हिस्ट्री विल गिव यू 60% डायग्नोसिस, 60% डायग्नोसिस। और हिस्ट्री टेकिंग आप लोग को आर्ट बताऊंगा कि हिस्ट्री किस तरह ली जाती है। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, मतलब ओडी पारा, ये सारा हिस्ट्री की टेक्निक है। ओडी पारा, ऑनसेट, ड्यूरेशन, ग्रेविटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, ये सारी की सारी हम चीजें पढ़ेंगे। और इसमें जियोमेट, जियोमेट मीन गायनी ऑफ की हिस्ट्री, अगर वो फीमेल है, ये सारी चीजें मैटर करती है इसमें, ठीक है ना। ओके, लेकिन एक दो चीज सुनकर स्टॉप नहीं कराते, ठीक है। डिजीनेस, फटीगेबिलिटी, वेट लॉस, and paleness. On palpation, the spleen is massively enlarged. ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, the spleen is massively
इन लार्ज एंड दैट इज कॉल्ड मैसिव स्प्लीनोमेगेली। उसको क्या कहते हैं? मैसिव स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीन राइट साइड पे होता है कि लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे। जो स्प्लीन है ना, देख इसका जो टिप है ना इस तरह होता है। स्प्लीन का जो टिप है वो अम्बिलिकस की तरफ पॉइंट होता है। अगर स्प्लीन साइज में इतना बढ़े कि वो किसको क्रॉस करे? अम्बिलिकस, इसको मैसिव स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। If the spleen tip या splenic node crosses umbilicus, that is called massively enlarged spleen। ठीक है, तो spleen is massively enlarged। इन लोगों के अंदर जो spleen है उस साइज में massively क्या हो जाती है? enlarge हो जाती है। Investigation shows decrease RBC या HB, anemia है, and अब देखिए मैं 5 टाइम इंक्रीज, मैसिव इंक्रीज इन बेजोफिल लेवल, क्योंकि इसका स्ट्रांग पॉइंट है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ बेजोफिल इज कॉल्ड बेजोफिलिया। इसको क्या कहते हैं? बेजोफिलिया। तो मैसिव बेजोफिलिया भी बता सकते हैं, मतलब इंक्रीज बेजोफिल लेवल। ठीक है, एंड ट्रांसलोकेशन या जेनेटिक टेस्टिंग shows फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये नाम सुना है कि नहीं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वेरी कॉमन। ठीक है, अब देखिए इस पेशेंट की जब हम हिस्ट्री को देखते हैं 3 चीजें याद रखें। खैर ये चौथा पॉइंट तो वो शायद दे या ना दे, इतना आसान नहीं बनाता, लेकिन मैं 3 चीजें बताता हूं। आप लोगों ने ट्राइएड याद रखनी है। एज कहीं पे 40-60 के दरमियान होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैसिव क्या होगी? स्प्लीनोमेगेली। और इन्वेस्टिगेशन में मैसिव क्या होगा? बेजोफिलिया। बेजोफिल लेवल, न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ना शोज इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ना शोज इन्फेक्शन, बेजोफिल का लेवल बढ़ना शोज कैंसर। ये याद रखें। ठीक है, बेजोफिल अगर कम ज्यादा है, माइल्ड एलिवेशन, बेजोफिल रिलीज मास्ट सेल, सॉरी बेजोफिल रिलीज हिस्टामीन। ये बेजोफिल क्या रिलीज करती है? एलर्जीज में इसका लेवल थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन बहुत कम बढ़ता है। द लीस्ट अमाउंट ऑफ द WBC इन द ब्लड इज बेजोफिल। सबसे कम कौन सा होता है? 1%। अगर ये 2% पे जाए ना, इट में भी एलर्जी। अगर ये 10% पे जाए, मैसिव बढ़ जाए, इट में भी कैंसर। तो अगर 40 से 60 के दरमियान एज हो, मैसिव स्प्लीनोमेगेली हो, बहुत बड़ा स्प्लीन हो बंदे का, ठीक है, ऑल द टाइम मैसिव स्प्लीनोमेगेली, और बेजो क्या हो? फीलिया। दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ CML, क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। ये किस कैंसर की निशानदेही है? CML, क्रोनिक माइलोसिटिक। क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया ऑल द टाइम कैरेक्टराइज्ड बाय दीज 3 थिंग्स। और अगर टेट्राड पे जाए ना, कोई आसान बना दे पेशेंट, कभी कभार कहते कि ये 3 चीजें हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल सस्पेक्ट इन अ पेशेंट? आंसर इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो इसके अंदर क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन होती है, एंड दैट इज CML में जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज 922। ये आप लोग को याद होगा। ये PMD स्टेप 1, 2, 3 तीनों में 9 क्रोमोसोम से इंफॉर्मेशन किधर जाती है? 22 क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है जी, तो 922 क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन दैट इज सीन इन व्हाट? आंसर इज, हाँ जी, देखिए यहां पे 922 क्रोमोसोम पे एक जीन होता है। इस जीन का नाम क्या है? ABL जीन। इसका नाम क्या है? ABL जीन। और यहां पे एक जीन होता है, इसका नाम BXR है। इसका एक और नाम भी है, लेकिन BXR। अब इधर देखिए, APL, ये APL है, सॉरी, APL जीन और BXR जीन। ठीक है, APL इज नॉर्मल फॉर 9, एक BXR इज नॉर्मल फॉर 22। अगर गलती से 9 से ABL किधर जाए? 22 में आए। अब इधर फोकस करें, तो जो रिजल्टेंट सॉरी जो रिजल्टेंट 22 होगा ना, वो इस तरह बन जाएगा।
ये इसमें अपना कौन सा है, बी एपीएल, ये एपीएल नहीं, ये एबीएल है यार, सॉरी इसको बी कर दे यार, ये एबीएल है, ठीक है। एबीएल जीन अगर ट्रांसफर हो जाए 9 से किसके साथ हो, बीएक्सआर 22 में, ये जो ब्लू बना रहा हूं ना ये कौन सा जीन आया है, एबीएल। तो देख इस क्रोमोसोम का ये हो जाएगा, ये एबीएल है और इसके साथ अपना क्या है, इसको एबीएल बीएक्सआर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, एबीएल बीएक्सआर जीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये क्रोमोसोम अब नॉर्मल है कि एबनॉर्मल हुआ, दिस रिजल्टेंट एबनॉर्मल क्रोमोसोम विच इज क्रोमोसोम नंबर, हाँ ये नॉर्मल तब था जब इसमें कौन सा जीन था, लेकिन अब इसके साथ क्या है, जब एबीएल बीएक्सआर के साथ मिल जाए ना, इस रिजल्टेंट एबनॉर्मल 22 क्रोमोसोम को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम तब बनता है जब क्रोमोसोम कहां से लोकेशन ट्रांसफर हो जाए, 9 से किस पे, 22। तो 9-22 के दरमियान ये कौन सा क्रोमोसोम बन गया, फिलाडेल्फिया। ये आप लोग लिख के ले ले, चाहे एनएलई में हो चाहे एफसीपीएस में हो, दिस विल बी द क्वेश्चन इन द एग्जाम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस में होता है, सीएमएल, दैट्स इट, ठीक है। मैं एफसीपीएस पार्ट 1 एग्जाम देने जा रहा था, मैंने सीनियर से कहा कि सर ल्यूकीमिया के 2-3 क्वेश्चन बताए। उसने कहा यार मुझे तो 2-3 का नहीं पता, फिलाडेल्फिया आएगा, और मेरे पेपर का पहला क्वेश्चन फिलाडेल्फिया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि दीज क्वेश्चन आर नॉट मिस बाय द एग्जामिनर, ये हर जगह पे आते, ये कॉमन है, ठीक है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 9 कहलाता है कि 22, ये 22 होता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम। अब ये जो जीन कॉम्प्लेक्स बन गया ना, दिस जीन लेटर दे विल मेड एन एंजाइम, इससे फ्यूचर में क्या बनेगा, एंजाइम। असल में जीन से फ्यूचर में मैसेंजर आरएनए बनती है, पता है ना, ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए क्या बनाती है, प्रोटीन, और आर एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। इससे जो एंजाइम बनेगा प्रोटीन एंजाइम, उसका नाम है टायरोसिन काइनेज। ये एमसीक्यूज भी याद रखें, एबीएल बीएक्सआर दे मेकिंग अ प्रोटीन एंजाइम नोन एज टायरोसिन काइनेज। और टायरोसिन काइनेज का काम क्या है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन माइलोसाइट्स in the bone marrow. CML is chronic myelocytic leukemia. Myelocytic is a mature cell. तो myelocyte should be increase or decrease in a regular fashion. लेकिन टायरोसिन काइनेज अगर ज्यादा बन गया तो माइलोसाइट की प्रोलिफरेशन क्या करता है और अनकंट्रोल बढ़ाता है, तो इसलिए CML बन जाता है, माइलोसिटिक ल्यूकीमिया हो जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ की फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ CML? आंसर इज टायरोसिन काइनेज। क्लियर है। अब लेकर ड्रग ऑफ द चॉइस, इसका ड्रग ऑफ द चॉइस इंपोर्टेंट है CML का, आंसर इज इमाटिनिब। इसमें हम क्या देते हैं, इमाटिनिब। इमाटिनिब इज अ एंटी कैंसर ड्रग, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच कैंसर, CML। अब ये पॉइंट याद रखें कि वाई इमाटिनिब इज अ ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर CML नॉट फॉर अदर कैंसर। वजह यह है इमाटिनिब इज अ स्ट्रॉन्गर इनहिबिटर ऑफ टायरोसिन काइनेज। ये टायरोसिन काइनेज क्या है, इनहिबिटर है। और हमें पता है कि एक कैंसर जिसमें टायरोसिन काइनेज का काम है वो कौन सा है। तो अगर इसको CML को हमने मैनेज करना है, इसकी सिम्टम को कम करना है, तो हमने किस एंजाइम को ब्लॉक करना है, टायरोसिन काइनेज। और उसका ब्लॉकेज इनहिबिशन कौन करता है, इमाटिनिब करता है। इमाटिनिब इज द इनहिबिटर ऑफ टायरोसिन काइनेज। क्लियर है। इतना तक दे कि इंशाल्लाह आगे कुछ मजीद फिर पढ़ लेंगे। समझ गए चीजें, दिस ऑल अबाउट ल्यूकीमिया, ठीक है ना।